यूनिट का करीब 50% योगदान है। भारत और स्विट्जरलैंड ने रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्विस रेल के प्रमुख अल्बर्ट रोएस्ट द्वारा किया गया है। इस मौके पर अल्बर्ट रोएस्टी ने दोनों देशों के बीच रेलवे के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड की उन्नत रेलवे तकनीक भारतीय रेलवे के विकास में सहायक सिद्ध होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य पूरे देश में सुरक्षित और तीव्र गति का रेल परिचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ेगा, जिससे रेलवे ट्रैक का रखरखाव, प्रबंधन और निर्माण में सहयोग मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। The Transport Ministry in Switzerland are signing this memorandum of understanding. Indeed, it's a matter of great pleasure for us because we can learn a lot from the good practices that the Swiss Railways follows. There are many interesting technologies, especially some of the conventional technologies like the way the tracks are maintained, the way the tracks are managed and built, especially around the turnouts and all. So many of these technologies will really help Indian Railways in achieving better safety record and in achieving better maintenance practices. और बुलेटिन में बात करते हैं आज के फोकस की। दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन फंड अब तेजी से बढ़ते बाजार यानी भारत पर अपना दांव लगा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों से पता चला है कि भारत में सॉवरेन वेल्थ फंड के स्वामित्व वाली कुल प्रतिभूतियां अप्रैल 2024 को समाप्त एक साल में लगभग 60% बढ़कर के 4.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में सॉवरेन वेल्थ फंड के पास कुल 3 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति थी। आंकड़े बताते हैं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के पास जो पूरी कुल संपत्ति थी 2023-24 के दौरान लगभग 40% बढ़ी और ये बढ़कर के 70 लाख करोड़ पर पहुंच गई। भारत में सिंगापुर, नॉर्वे, कतर और अबू धाबी की सॉवरेन वेल्थ फंड्स निवेश की शुरुआत कर चुके हैं। इनमें से कुछ ने सीधे भारत की कंपनियों में निवेश किया है तो कुछ ने भारत के बुनियादी ढांचे की कहानी पर अपना दांव लगाया है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर की टेमेसेक, नॉर्वे का पेंशन फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भारत में मौजूद है। दुनिया के 40 देशों के पास अपना खुद का सॉवरेन वेल्थ फंड है और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अपना सॉवरेन फंड के निर्माण पर भी चर्चा चल रही है। RBI और SEBI के साथ मिलकर के गुजरात के गिफ्ट सिटी से देश के पहले सॉवरेन वेल्थ फंड की शुरुआत हो सकती है और इसका क्या फ़ायदा होगा, कैसे ये फंड विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज श्याम सुंदर हैं जो कि सिंगापुर में टेमेसेक के पूर्व प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी जो कि अर्थशास्त्री और महानिदेशक हैं RIS फॉर डेवलपिंग नेशन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। सचिन सर, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। अभी हमने देखा बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की यात्रा की और जो भारत पर फोकस है बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है और ये भारत पर लोग अभी क्यों दांव लगाना चाहते हैं? शुरुआत यहीं से करते हैं सर। देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहली, जो गुड गवर्नेंस का भारत का फोकस रहा 2014 से लगातार हम सुशासन की बात करते रहे, तो सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये दो प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, जिनके चलते राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगातार इन्वेस्टमेंट और बिजनेस दोनों को एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन योजनाओं के तहत सामने रखा गया। बजट के माध्यम से, हमारी नीतियों के माध्यम से हमने एक ऐसा व्यापारिक एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इकोनॉमी का एक मैं कहता हूँ स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश करी, जिसमें लगातार इस बात का प्रयास हुआ है कि सरकार की तरफ से हम उन नीतियों को सामने लेके आए जहां इन्वेस्टर्स को एक एश्योरेंस रहे सरकार की तरफ से। तो इसमें दोनों तीनों बातें हमारे सामने रही। सबसे पहला, जो मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनको हमने सही ढंग से लोगों के सामने रखा, उसका एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी का स्टेज सामने रखी, और दूसरा महत्वपूर्ण बात है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने इम्प्रूव किया।
तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, इन सबका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है नीतियों के संबंध में, पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स को लेकर के इसकी कोशिश हुई। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सरकार ने खुद अपनी भी कोशिश करी। तो अगर आप देखेंगे कि सरकार के पास में करीब करीब 48 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिसमें सरकार की 51% से ज्यादा भागीदारी है, तो उनको भी मिलाने का प्रयास हुआ। और ये अगर हम देखें तो लगातार इस बात का सरकार की तरफ से कोशिश रही हुई कि छोटे बैंकों को मिला के बड़े बैंक बनाए जाएं, जी। जिन कंपनीज में सरकार की हिस्सेदारी है उनको मिला के बड़ा बनाया जाए। तो एक 48 ऐसे हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जहां पे कि सरकार की भागीदारी 51% से ज्यादा है। तो जब हम इनको कंसोलिडेट करते हैं तो एक बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड हम खुद बनाने की स्थिति में आते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि दूसरों का भी विश्वास आता है जब वो देखते हैं कि सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है, देश गंभीरता से आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक गुड गवर्नेंस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म विजन है, 2047 का विजन सबके सामने है। तो इन्वेस्टिंग फंड्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारी लंबे समय की है। और ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि बाकी विश्व एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है, भारत में ही एक स्टेबिलिटी भी है और प्रेडिक्टेबिलिटी भी है। आर श्याम सुंदर जी, जो कि संस्थापक है पेनालिटिका प्राइवेट लिमिटेड से सिंगापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर। क्या ये सही वक्त है भारत में अपना खुद का भारत फंड लॉन्च करने का? मैं आपका आर्टिकल देख रहा था, आपने इस बात की वकालत की है कि भारत को अब ये शुरुआत कर देनी चाहिए। बिल्कुल सर, समय बिल्कुल आ गया है। आप अगर पीछे हट के पूरे सर्कमस्टेंसेस को एक तरह से हम देखेंगे तो भारत तो सुपर पावर की स्टेटस की एक्नॉलेजमेंट हो गई है पूरे संसार में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम सुपर पावर हो गए हैं। सुपर पावर होने के नाते हमको तो एक सॉवरेन वेल्थ फंड तो हमारे पास होना ही चाहिए। हमारे पास कोई फिजिकल सरप्लस तो नहीं है जैसे सिंगापुर जैसे देश है, या कोई विशेष संपत्ति जैसे पेट्रोलियम रिजर्व्स बाकी देशों में है, परंतु भारत में बहुत सारे हिडन रिजर्व्स हैं जो प्रोफेसर साहब सचिन जी जिक्र कर रहे थे उनके बारे में। हमारा जो संपत्ति है ये हमारे पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, और अभी ये सब थोड़े से बिखरे हुए हैं इन द सेंस कि हर एक पीएससी और हर एक पीएसयू अलग अलग मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं। अगर इन सबको हम जोड़ के एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म या एक सेंट्रलाइज्ड फंड में हम साथ ले आए तो इनका जो ताकत है, इनका जो मूल्य है और ये जो संपत्ति है, ये सबको दिखेगा। और अगर हम इनको एक्टिवली मैनेज करेंगे बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट, तो ये पूंजी बहुत बढ़ सकती है और हमारी ये जो वेल्थ है आगे वाले जनरेशंस के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम और वेल्थ बन सकती है। तो टाइमिंग बिल्कुल सही है जी। टाइमिंग आपका ना बिल्कुल सही, लेकिन सचिन सर इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी इंडियन मॉडल क्या होगा? सॉवरेन वेल्थ फंड अगर हम बनाते भी हैं तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? कैसे इसकी शुरुआत हो सकती है? अगर आप इंडियन स्टोरी समझाना चाहें, क्योंकि जिस तरह से श्याम सुंदर जी ने कहा कि हमारे पास ऑयल रिजर्व तो नहीं है बाकी देशों की तरह, या फिर हम सरप्लस फाइनेंस नहीं है सिंगापुर की तरह, तो हमारा इंडियन मॉडल क्या हो सकता है सर? अजय जी देखिए, दोनों दिशाओं में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक, जिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कॉरिडोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आपको याद होगा जब G20 का समिट हुआ तो भारत सरकार ने IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा करी। इसी तरह प्रधानमंत्री ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की घोषणा करी। तो अफ्रीका के देश जो हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, और उनका यूरोप के साथ जुड़ना, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी आवश्यकताएं चाहे एनर्जी में हो, चाहे स्किल्स में हो, फाइनेंस में हो, एक मेजर प्रयास करती हैं। दूसरा, साउथ एशिया में हम एनर्जी ग्रिड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट। तो पहला, नीतियों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को खोलना, चाहे वो एनर्जी ग्रिड हो, चाहे IMEC कॉरिडोर हो, चाहे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हो, ये तमाम
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्वेस्टमेंट की तमाम विंडोज को खोलना, ये पहली बात है। दूसरी बात, जैसा बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये सिर्फ राज्य और केंद्र की बात नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे एंटिटीज हैं और 15th फाइनेंस कमीशन ने उसका रास्ता भी खोल दिया, वहां भी हमको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाना है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा स्पेक्ट्रम खोला जा सकता है और खुल चुका है। तो ये आप अगर देखें कि चाहे रोड का नेटवर्क हो, चाहे मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हो, चाहे इनलैंड शिपिंग वाटरवेज हैं, शिप बिल्डिंग है, ये तमाम एक्टिविटीज अजय जी हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए सरकारी नीतियों में जो परिवर्तन चाहिए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए, वो पिछले कई वर्षों से लगातार किए जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सॉवरेन फंड का, जैसे आपने शुरू में कहा कि विश्वास बढ़ा है, तो विश्वास का कारण क्या है? विश्वास का कारण यही जो नीतियां आगे लाई गई हैं, जो प्रयास किए गए हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, लगातार इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। और यही एक बड़ा कारण है जिसको मैंने शुरू में कहा कि ये गुड गवर्नेंस के कारण हुआ है। गुड गवर्नेंस टू इन्विसेज द फ्यूचर पॉलिसी फोकस दैट वी रिक्वायर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर एनर्जी डेवलपमेंट। आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो पीएसयूज में किस तरह के रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं और कैसे